नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को मुख्य रूप से यहाँ पर 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर, न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर, सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर, और इसके बाद है राजनयिक शक्तियाँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधार करना है, राजनयिक हो गया है तो राजनयिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर, और अगला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। राष्ट्रपति की इन सभी शक्तियों को एक एक करके आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। दोस्तों, यदि मैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की बात करूं तो इसमें अनुच्छेद 53 सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो यहाँ पर 2 बातें देखने को मिल रही हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह से कार्य करेगा। 2 बातें महत्वपूर्ण है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आपको राष्ट्रपति वाले ऑप्शन में टिक करना है। आपको वहां पर प्रधानमंत्री भी मिलेगा, लेकिन आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अधीनस्थ पदाधिकारियों की यदि मैं बात करूं तो अधीनस्थ पदाधिकारियों से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसके बाद है ये जो अधीनस्थ पदाधिकारियों की बात कही गई है, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 74 में मिलेगी। तो यदि आप अनुच्छेद 53 को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो उसके जस्ट बाद आपको अनुच्छेद 74 को पढ़ना होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ऐसी लिखा है, इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यपालिका शक्तियां तो निहित हैं, किंतु इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करने में राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। उसे प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल के अनुसार ही कार्य करना होगा। इसके बाद अनुच्छेद 75 में कहा गया है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं।
और ये प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है या फिर जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद कार्य करेगा और राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, यह बात तो सैद्धांतिक है, लेकिन चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। संविधान कहता कुछ और है किंतु उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार की यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह से संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त और फिर इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2 बार हो गया है, इसको आप एक ही बार काउंट करिएगा। निर्वाचन और चुनाव दोनों एक ही बात है। पीडीएफ में इसको सुधार कर दिया जाएगा। इसके बाद है वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक तथा मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु दिल्ली तथा पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद है राजभाषा आयोग। तो इन पदाधिकारियों को नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके बाद अगला है पदच्युत करने का अधिकार, यानी पद से हटाने का अधिकार। राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों को पद से हटा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति संघ के निम्न पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है। पहला, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। ये तीनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ए नंबर, संघ के निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता। संघ, ए नंबर संघ के मंत्री, बी नंबर राज्यों के राज्यपाल, सी नंबर भारत के महान्यायवादी और डी नंबर राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर राज्यों के मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते। इसके बाद अगला है संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों में सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जाए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति का अधिकार है कि मंत्रिपरिषद के कार्यों एवं निर्णयों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगे। वही प्रधानमंत्री का भी दायित्व है ऐसी सूचनाओं से समय समय पर राष्ट्रपति को अवगत कराएं जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। तो इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है।
इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, इसको आप सुधार करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो आपको याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। इसके बाद आता है विभिन्न आयोगों की नियुक्ति। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग नियुक्त करता है। इसके बाद विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखना। राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग की कार्यवाही की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। इसके बाद राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। इस क्षेत्र का प्रशासन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहां पर याद रखेंगे, पीसीएस में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद है वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे संभालता है। इसके बाद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें तथा पदावधि के विषय में नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों से मिलकर के होता है। काफ़ी लोग ये मान लेते हैं कि संसद के केवल 2 ही अंग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का काम है कानून बनाना, और यह कानून तब तक नहीं बन पाते जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है तथा अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। नोट: संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है। दोस्तों, जैसे शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, तो एक सत्र, यदि मान लीजिए एक सत्र उदाहरण के तौर पर यदि 1 महीने चलता है, 1 महीने, तो इसमें कई बैठकें होती हैं, बीच बीच में बैठकें नहीं भी होती, छुट्टी रहती है। तो एक सत्र की प्रथम बैठक तथा आगामी सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से साल भर में संसद के 2 सत्र होना बहुत ही आवश्यक है। यह प्रश्न एक बार यूजीसी में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। इसके बाद अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति संसद को समय के पूर्व भंग कर सकता है। संसद का वैसे तो कार्यकाल नॉर्मली 5 साल का होता है, किंतु यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहे तो राष्ट्रपति संसद को समय के पूर्व भंग कर सकता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के
आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र जब बैठता है, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा संबोधित की जाती है। इसके बाद है अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, साधारण विधेयक के संबंध में जब विवाद होता है तभी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक के संबंध में ऐसी बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यहाँ पर 87 में भी बुलाते हैं और 108 में भी बुलाते हैं। दोनों में अंतर है। यहाँ पर प्रत्येक लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष जब बजट पास होता है उस दौरान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। किंतु जब साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तब इस विवाद के समाधान हेतु राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता था यदि उसकी राय में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। अब आंग्ल भारतीय कौन है? दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया। उस दौरान अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से शादी किया और उनके द्वारा यानी अंग्रेज पुरुष और भारतीय महिलाओं के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हुए वह आंग्ल भारतीय थे। तो अंग्रेज भारत छोड़ करके जा ही रहे थे, किंतु संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि इन अवैध संतानों के लिए कुछ व्यवस्था संविधान में स्पेशल की जा सके। तो इस प्रकार से 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था। लेकिन यह जो प्रावधान था संविधान लागू होने से लेकर के 70 वर्ष तक के लिए यह प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि यानी संविधान प्रारंभ होने से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया। तो 25 जनवरी 2020 को 70 वर्ष पूरे हो गए थे और इसके बाद आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता था। 2 लोकसभा में एवं 12 राज्यसभा में। तो कई बार पूछ लेता था प्रश्न, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर था 14। किंतु यदि अब क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति वर्तमान समय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसका आंसर है 1 भी नहीं, क्योंकि अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह से प्रश्न पूछता है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को।
या फिर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को वर्तमान समय में मनोनीत करता है? तो इसका आंसर होगा 12 सदस्यों को। इसको आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बात को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। इसके बाद एक विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। यदि मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित हो जाए और राष्ट्रपति के सिग्नेचर ना हो, तब वह एक्ट का रूप धारण नहीं कर पाएगा। जब लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसेस में होता है कोई कानून, तो उसको बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं वह एक्ट का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है, तब उसको अधिकार है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। और इसके बाद तीसरा है, विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। साधारण विधेयक को तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकता। इसके बाद यदि संसद विधेयक को, साधारण विधेयक को यदि राष्ट्रपति ने एक बार वापस कर दिया है और संसद ने विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः पारित करती है, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। तो यदि राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है कोई बात नहीं, यदि सुरक्षित रख लेता है तो भी कोई बात नहीं, किंतु यदि विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है और संसद संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होती है। इसके बाद अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तब राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले। इसके बाद तीसरा है, राज्यपाल को निर्देश देता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनः विचार के लिए लौटा दे। आप जानते हैं राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद से, राज्य विधानमंडल से कानून पारित होने के बाद राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, किंतु अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास रख लेता है और उसको राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड कर देता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति दे दे, चाहे तो सुरक्षित रख ले, और चाहे तो राज्यपाल को कह दे कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर दे। इसके बाद जब विधानमंडल पुनः संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर आप दोनों में अंतर समझिएगा। जब केंद्र सरकार के कानून की बात होती है, साधारण विधेयक की, तो एक बार यदि राष्ट्रपति वापस कर देता है, संसद पुनः पास करती है, तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही होता है। किंतु राज्यों के मामले में स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर यदि राज्य की विधानमंडल पुनः विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 123। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप दोनों को याद रखेंगे। अब देखते हैं अध्यादेश क्या है। अनुच्छेद 123 के अनुसार
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जबकि संसद के दोनों सदन या फिर एक सदन सत्र में ना हो, या तो दोनों सदन सत्र में ना हो या फिर एक सदन सत्र में हो और एक सदन सत्र में ना हो, तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तुरंत कानून की आवश्यकता है। तो यहां पर विश्वास से तात्पर्य राष्ट्रपति के व्यक्तिगत विश्वास से ना होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से है। यहां पर आप देख रहे हैं, विश्वास से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है और वह किसी भी अध्यादेश को पीएम के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का होता है। अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के मध्य अनुमोदन के लिए रखा जाता है। यदि संसद के पुनः समावेत यानी संसद की यदि पुनः बैठक होती है तो 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन यदि नहीं किया जाता तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति इस अध्यादेश को खुद भी वापस ले सकते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद अध्यादेश एक्ट बन जाता है। इस प्रकार से संसद का एक सदन सत्र में हो तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि एक सदन अकेले विधि निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार से अध्यादेश अधिकतम 6 माह प्लस 6 सप्ताह, इसका मतलब 7.5 माह तक अध्यादेश अधिकतम जारी रह सकता है। इस अध्यादेश को एक बार आप 60 तरीके से यहाँ पर समझ लें। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आप जानते हो कि यदि भारत में कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए संसद होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद कोई भी कानून राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बन जाता है। किंतु मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, छुट्टी है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, उस टाइम पे ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि तुरंत कानून निर्माण की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं। बाद में उसको लोकसभा एवं राज्यसभा से पास करा लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कानून बनने की जो प्रक्रिया है, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद राष्ट्रपति की ओर जाती है। किंतु अध्यादेश की स्थिति में राष्ट्रपति पहले कानून बना देते हैं और बाद में उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया जाता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा की जैसे ही बैठक प्रारंभ होती है 6 महीने बाद, तो 6 सप्ताह का और समय दिया जाता है। अगर 6 सप्ताह में संसद अध्यादेश को पास नहीं करती तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से अध्यादेश अधिकतम 7.5 माह तक जारी रह सकता है। 6 माह संसद की बैठक जब तक नहीं होती और 6 सप्ताह बैठक प्रारंभ होने से 6 सप्ताह का समय और दिया जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक के लिए जारी रह सकता है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ए नंबर 7.5 माह, ए नंबर 7.5 माह, बी नंबर 6 माह, सी नंबर 6 सप्ताह, डी नंबर कोई नहीं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक के लिए जारी रह सकता है। तो यदि ऑप्शन में 7.5 माह है, 7.5 माह में टिक कर दो, और यदि ऑप्शन में 6 माह है तो 6 माह में आप टिक करेंगे।
ये प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब क्या है, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखना। राष्ट्रपति निम्न आयोगों की कार्यवाही रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाता है। वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सभी की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी विधि निर्माण से संबंधित शक्तियां। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, धन से संबंधित, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां व कार्य निम्नलिखित है। पहला है, अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार का उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण, जिसको बजट कहते हैं, बजट रखाता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर वार्षिक आय व्यय के विवरण की बात कही गई है। तो वित्तीय शक्तियों की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार के आय व्यय का विवरण यानी बजट रखाता है कि कितने हमें इनकम होगी और कितना खर्च होगा। इसके बाद धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक तथा अनुदान मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश की जा सकती है। अनुदान मांगे, अगर सरकार को धन की आवश्यकता है तो पहले उसको अनुदान मांगे रखनी पड़ती है और संसद में उसको पास कराना होता है, इसके बाद ही धन निकाला जा सकता है। भारत की आकस्मिक निधि पर उसका नियंत्रण होता है। आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है। दो प्रकार की निधियों की बात संविधान में की गई है। एक है संचित निधि और दूसरी है आकस्मिक निधि। संचित निधि अनुच्छेद 266 में संचित निधि एवं अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। संचित निधि से यदि धन निकालना होता है तो संसद से इसको पास कराना होता है, लेकिन मान लीजिए कभी अचानक से कोई भूकंप आता है, कोई आपदा आ जाती है, तो उस समय अचानक से धन निकालने की आवश्यकता है और उस समय संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति के आदेश से आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लिया जाता है। तो भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। इसके बाद है, वह राज्य व केंद्र के मध्य धन के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य धन के बंटवारे के लिए सिफारिश करना होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां व कार्य। पहला है उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 143 में कहा गया है, कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को राय के लिए भेज सकता है। लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति विधि से संबंधित किसी तथ्य पर, प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को के दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। क्या कहा गया है? क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है। क्षमा से तात्पर्य दंड की पूर्णतः मुक्ति से है। जैसे किसी को कोई दंड दिया गया है, मृत्युदंड दे दिया गया है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। क्षमादान न केवल दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है बल्कि उसे उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने कोई अपराध ही ना किया हो, अर्थात वह पूर्णतः निर्दोष हो जाता है। प्रतिलंबन के तहत मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचिका के लिए समय दिया जाता है। परिहार के तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है। जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। लघुकरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम किया जाता है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना। विराम के अंतर्गत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे कोई गर्भवती महिला है और उसको मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसको साधारण कारावास में बदला जा सकता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को यह क्षमादान की शक्तियां निम्नलिखित मामलों में प्राप्त हैं। पहला, जब दंड किसी व्यक्ति को सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, या फिर जब दंड संघीय विधि से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और या फिर जब दंडादेश मृत्युदंड हो। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। वह तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। जल सेनाध्यक्ष, स्थल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह किसी देश से युद्ध व युद्ध समाप्ति की घोषणा करता है। जब किसी देश से युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, किंतु राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग संसद की अनुमति के अनुसार ही करता है। ऐसा नहीं है कि बिना संसद की अनुमति के ही राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर दे। सलाह पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेनी होती है, इसके बाद संसद से उसको पास कराना पड़ता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर की। भारतीय संघ का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों से संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इसके बाद वह विदेशों में राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है
और विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। भारत से जो राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधि विदेशों में जाते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, और विदेशों से जो भी राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधि भारत में आते हैं उनकी भी नियुक्ति व उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक शांतिकालीन शक्तियां और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। तो अब आप राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के इतिहास में अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360, क्योंकि भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थितियां भारत में अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया जाएगा? अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। 3 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों, ये सशस्त्र विद्रोह की जगह संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, किंतु कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर जिस प्रकार से आपातकालीन अधिकारों का दुरुपयोग किया गया, इसके बाद 44वें इस प्रकार के दुरुपयोग भविष्य में ना हो, इसलिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। अब भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर कोई भी आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। तो पहले क्या था? युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, कब? 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां पर आपको याद रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न एक बार पूछा गया था कि 352 के तहत अब तक कुल कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 बार कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 बार इसकी घोषणा की गई है। 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के समय, दूसरा है 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर कांग्रेस द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। तो कंफ्यूज होने वाली बात यह है, लोग सोच लेते हैं अधिकांश स्टूडेंट कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 1962 में जो आपातकाल घोषित था वो आपातकाल 1965 में भी लगा हुआ था। इस प्रकार से अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक होती है। मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति से कहेंगे कि आप आपातकाल लागू कर दें, तब आपातकाल की घोषणा की जाएगी। इसके बाद जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी, उसके बाद
1 महीने के अंदर अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। अगर संसद अनुमोदन नहीं करती तो आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेना होगा। अनुमोदन, यदि संसद एक बार अनुमोदन कर देती है, अप्रूव कर देती है, तो 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा। इसके बाद फिर यदि आपातकाल को और आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा 6 माह में अनुमति लेते रहना होता है। राष्ट्रपति इसके बाद है, यहां पर पेज थोड़ा सा दूसरा लग गया है। ये है अनुच्छेद 352। अब आप यहाँ पर 356 वाला पेज छूटा हुआ है, आप यहाँ पर समझ लें। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सलाह दे कि अब राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है, और ये राष्ट्रपति शासन किसी न किसी राज्य में लागू होता रहता है। ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक होता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो 2 महीने के अंदर संसद से उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। यहाँ पर 1 माह था और यहाँ पर 2 माह है। और यदि एक बार अनुमति मिलने के बाद 6 माह तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। इसके बाद और भी समय तक यदि राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू रखना है तो संसद की अनुमति 6 महीने में लेनी होगी। लेकिन किसी भी राज्य में 3 साल से अधिक समय तक राष्ट्रपति का शासन नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, और ऐसी उद्घोषणा 2 माह के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगी। उद्घोषणा के 2 माह के अंदर स्वीकृति लेनी होगी। तो अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो 1 माह के अंदर स्वीकृति, राष्ट्रपति शासन 2 माह के अंदर स्वीकृति, और वित्तीय आपात 2 माह के अंदर स्वीकृति लेनी होती है। लेकिन अभी तक भारतीय संविधान के इतिहास में कभी भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल का पेज छूटा हुआ है। इनको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। PDF नोट्स में उन पेज को यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। और इसके बाद अब अगला है राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार। राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार का पेज भी यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं, इसको हम समझाते हैं। राष्ट्र संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों को कई उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है
राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर छूटा हुआ है, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार। यहाँ पर हेडिंग है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी दांडिक कार्यवाही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना तो संस्थित की जा सकती है और ना ही चालू रखी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। इसके बाद अगला है, उसके द्वारा पद ग्रहण करने के पूर्व या पश्चात अपने वैयक्तिक हैसियत में किए गए किसी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे इसकी सूचना 2 माह पूर्व न दी गई हो। तो यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं जो अन्य लोगों को सामान्यतः नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियां, जिसमें राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कोई वैवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, किंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित वैवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश। जब किसी एक पार्टी को बहुमत न मिला हो तो उसको खंडित जनादेश कहते हैं। होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। सामान्यतः ऐसे दल या दलीय गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जो उसकी राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त कर सकता है। इसके बाद सामान्यतः मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है, किंतु यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत ही खो देती है और वह या फिर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्री परिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है, तो ऐसी मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ऐसी मंत्रिमंडल जिसने लोकसभा में विश्वास ही खो दिया है, ऐसी मंत्रिमंडल की बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। इसके बाद यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर आप याद रखेंगे, मृत्यु हो जाती है तथा सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं चुन पाती, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद अगला है, जब मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो किंतु त्यागपत्र देने को तैयार न हो, तब राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार को बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यदि मान लीजिए मंत्रिपरिषद कोई सलाह राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद को वापस भेज देगा, किंतु यदि पुनः दोबारा मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को फिर से वही सलाह भेजी जाती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। वह विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या रोक लेता है अथवा जेबी वीटो का प्रयोग करता है। जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था।
अब भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पर आप संक्षिप्त में इनको देखेंगे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति तथा उनका कार्यकाल व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर दिया गया है। इन सभी को आप सीरियल से देखेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यदि बात की जाए तो 3 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, यहाँ पर आप याद रखेंगे। एक बार तो जब संविधान लागू हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1952 तक राष्ट्रपति के रूप में रहे और इसके बाद 2 बार 1952 में और 1957 में चुनाव के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। तो यहाँ पर 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान मृत्यु, जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इसके बाद वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है प्रश्न, कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। और ये टाइम भी आप याद रखेंगे, ये बात 1969 की है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इसकी कहानी समझा दूं। इसमें क्या है, जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही 1969 में हो जाती है और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वह राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार से वीवी गिरी उसी टाइम पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वीवी गिरी भी अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। इस समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हो जाते हैं। तब न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद फिर वीवी गिरी यहाँ पर 2 बार चुने गए थे। द्वितीय चक्र की मतगणना की आवश्यकता, एक बार कार्यवाहक के रूप में थे और एक बार चुने गए थे। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है। इसके बाद वीडी जत्ती तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह जेबी वीटो का प्रयोग किया था। सॉरी, इसके पहले मैंने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता दिया था, वहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, भूलवश हो गया। तो ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसके बाद आर वेंकट रमन सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और इसके बाद प्रणब मुखर्जी, आप जानते ही हैं, भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। और इसके बाद रामनाथ कोविंद 17वें राष्ट्रपति थे जो द्वितीय दलित राष्ट्रपति चुने गए थे। 18वें नंबर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से लेकर के अब तक कार्यरत है। यह प्रथम आदिवासी एवं प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के लिए अब तक कुल 16 चुनाव संपन्न हुए हैं। कितने? कुल 16 चुनाव संपन्न हुए हैं। अतः श्रीमती द्रौपदी मुर्मू क्रमांक के अनुसार भारत की 16वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। 16वें नंबर की राष्ट्रपति है। किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे,
अतः व्यक्तिक्रम के अनुसार वह 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी तथा प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। यदि कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी गिना जाए तो अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी यदि गिना जाए तो अब तक कुल 18 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो दोस्तों, आज से राष्ट्रपति का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक बार राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षेप में आप देख लें। यहां पर संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इसके बाद अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति करता है। इसके बाद कौन कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। इसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संघ के मामलों में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 78 के अनुसार। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है विधायी शक्तियां यानी कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां। तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। इसके बाद यदि साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं? इसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो वर्तमान समय में एक भी सदस्यों को मनोनीत नहीं करते। पहले वह मनोनीत करते थे। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 111। इसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है? तो अनुच्छेद 200 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के अनुसार। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 213 के अनुसार। इसके बाद अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? ऑप्शन में यदि 6 माह है तो 6 माह में टिक करिए। यदि 6 माह और 7.5 माह दोनों ऑप्शन में है तो आपको 7.5 माह में टिक करना है। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने हर साल बजट रखवाते हैं? केंद्र सरकार का बजट रखवाते हैं? तो अनुच्छेद 112 के अनुसार। वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 280 के अनुसार। इसके बाद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को परामर्श संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। सैन्य शक्तियों की यदि बात की जाए, मिलिट्री पावर्स की, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352 के अनुसार। युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति को अब चेंज कर दिया गया है, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट पर। और वित्तीय आपात जब जो है राज्य में, देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनको हमने नोट करने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है
ये आपको बड़े ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त में देखते हैं। जैसे किस किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन में है ए नंबर भारत का राष्ट्रपति, बी नंबर भारत का प्रधानमंत्री, सी नंबर मंत्रिमंडल, डी नंबर राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ए नंबर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा, बी नंबर मंत्रियों के द्वारा, सी नंबर प्रधानमंत्री के द्वारा और डी नंबर मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका आंसर है या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष ए नंबर राष्ट्रपति, बी नंबर प्रधानमंत्री, सी नंबर विरोधी दल का नेता और डी नंबर भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित की गई है? राष्ट्रपति में। इसके बाद भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। इसके बाद है, भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है दिल्ली तथा पुदुचेरी को। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और अगला है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद है अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? ए नंबर केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा, बी नंबर केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी नंबर केवल राज्यों की विधान सभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी नंबर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वह 35 वर्ष का आयु हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और अगला है देश का नागरिक हो। तो इसमें पढ़ा लिखा होना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। फिर एक और प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना से है? 1991 की जनगणना, 1981 की जनगणना, 1971 की जनगणना और आंसर है अगला है 1961 की जनगणना। तो इसका आंसर है 1971 की जनगणना। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य है, किंतु कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इस संबंध में संविधान मौन है। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो इसका आंसर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। 1969 में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने